हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से पियर्सन केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट वेरी न्यू चैप्टर इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को क्लास 7 में कुछ हद तक जान चुके होंगे, लेकिन क्लास 8 में रिपीटेशन है विद सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मन हल्का होगा और हम खुश होंगे और हम आपके लिए ढेर सारे लेक्चर्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये हम आई थिंक ये थर्ड चैप्टर है। ओके, यस, दिस इज द थर्ड चैप्टर। The name of the chapter is language of chemistry. Okay, language of chemistry and transformation of substances. Transformation of substances. Substances में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं आपके पास। देयर आर टू पार्ट्स इन दिस चैप्टर। एक है आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स क्या हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एस्पेक्ट्स क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली आप क्या कह सकते हैं? चेंजेस। जो चेंजेस होते हैं मैटर में, वो चेंजेस। और आपको पता है कि हम केमिस्ट्री में किसको स्टडी करते हैं? मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर से रिलेटेड चेंजेस को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज को हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? तो हमारे पास केमिस्ट्री में तीन चीज़ें होंगी। एक होगा हमारे पास एलिमेंट, जो कि प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है। दूसरा हमारे पास होंगे कंपाउंड्स, ओके, और तीसरा हमारे पास होंगे केमिकल चेंजेस। तीन बातें होंगी हमारे पास, केमिकल चेंजेस। ओके, एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंबल्स बोलेंगे। कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल फॉर्मूले। क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूले। ओके, कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल फॉर्मूले। इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाए ताकि थोड़ा सा और सुंदर हो जाए। सिंबल्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन सिंबल। सिंबल क्या है? वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। केमिकल फॉर्मूले किसका सिंबल है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? कंपाउंड का। और किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन, समझ में आ रही बात? केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल चेंजेस, कंपाउंड्स के लिए केमिकल फॉर्मूले और एलिमेंट्स के लिए सिंबल। और इन तीनों को जब हम लोग स्टडी करेंगे, इन तीनों के बारे में जानेंगे, इसी के नॉलेज को KNOWLEDG, इसी के नॉलेज को हम लोग क्या बोलेंगे? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब आप सुने कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो लैंग्वेज को जानना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात? आप अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपको कौन कौन चीज़ें सिखाएंगी? सिंबल सिखाएंगी जो एलिमेंट्स के लिए दिया जाता है, केमिकल फॉर्मूले जो कंपाउंड्स के लिए दिया जाता है, केमिकल चेंजेस जो किसी केमिकल इक्वेशन के लिए दिया जाता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं आप जानते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं आप जानते हैं। एलिमेंट्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, जैसा कि ऑक्सीजन है, जैसा कि नाइट्रोजन है, जैसा कि सोडियम है, जैसा कि कैल्शियम है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर एटम्स एक तरह के होते हैं। अब कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एक कंपाउंड बनने के लिए एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करना पड़ता है।
A compound is formed by the chemical combination of two or more than two elements in a fixed ratio of their atomic masses. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड मास उसके एटॉमिक मास का फिक्स रेशियो आपस में कंबाइन करता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि वाटर एक कंपाउंड है, H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड NaCl एक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक कंपाउंड है। दीज आर दिस कंपाउंड्स। और केमिकल चेंजेस क्या हैं इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो वी विल टॉक अबाउट दीज इन दिस चैप्टर कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहला जो डिस्कशन किया गया है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहीं से हम लोग मामला शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इस चैनल पे आपको क्या मिलता है पियर्सन के बुक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको कंटेंट किताब में है उसी कंटेंट को हम लोग डिलीवर करते हैं। उसी कंटेंट को हम लोग ज़्यादा एडवांस बताने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही चीज़ों को छोड़ते हैं। जो पियर्सन बुक में डिस्कस किया गया उन्हीं चीज़ों को उसी रिदम में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि आप देख रहे होंगे ठंड बहुत बढ़ चुकी है, कोरोना का भी काल आ चुका है, तो ठंड से भी बचिए और ज़रा कोरोना से भी बचिए और हमारे साथ लगे रहिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एलिमेंट्स के सिंबल्स का नॉलेज, कंपाउंड्स के फॉर्मूले का नॉलेज, केमिकल चेंजेस के केमिकल इक्वेशन का नॉलेज क्या कहलाता है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द परव्यू ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें किसके परव्यू के अंदर आती है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आती है, अंडर द परव्यू ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ तक हो गई बातें। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस दो तरह से हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है जी। पहला हमारे पास होता है फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज में होता क्या है? सबसे पहली बात, नंबर 1, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रिमेन सेम। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जब सेम रहता है तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये हो गई किसकी बात? फिजिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज की क्या बात करेंगे आप? देखो बाकी बातें सब बकवास है। जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है वो जैसे का तैसा रह जाएगा। इसका मतलब नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंजेस। अब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गया तो नया सब्सटेंस बनेगा, हेंस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस बनेगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होगा, नया सब्सटेंस बनेगा। अब बाकी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये सब कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ये सब बातें आप करेंगे नहीं, क्योंकि फिजिकल हो या केमिकल हो दोनों रिवर्सिबल हो सकते हैं, दोनों इरिवर्सिबल हो सकते हैं। यू हैव इनफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ग्लास ब्रेक कर गया, दिस इज इरिवर्सिबल बट दिस इज अ फिजिकल चेंज। उसी तरह से केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसा कि मैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाऊं हाई प्रेशर में तो हमें मिलेगा अमोनिया। क्या मिलेगा? अमोनिया। लेकिन इस अमोनिया से वापस आप क्या पा सकते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पा सकते हैं। दिस इज अ केमिकल चेंज बट दिस केमिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, सारे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। आई थिंक आप मेरी बात यहाँ समझ गए। फिजिकल चेंज मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम रहता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाता है इसलिए नया सब्सटेंस बन जाता है। इतनी बात आप याद रखेंगे, आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपको कॉन्सेप्चुअल बातें याद रखनी है, बाकी जो बकवास बातें हैं वो बकवास बातें याद नहीं रखनी है। अब मैं आपको अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करूँ या एनर्जी लॉस गेन, तो चाहे फिजिकल चेंज हो
चाहे केमिकल चेंज हो, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस और गेन होता है। आपके बुक में क्या लिखा, जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो इसमें एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होता है। बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं। फिजिकल प्रोसेस होने पर भी एनर्जी लॉस और गेन हो सकता है और केमिकल प्रोसेस होने से भी एनर्जी लॉस और गेन हो सकता है। तो इन बातों का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको डील नहीं करेंगे। अब देखें, इसको एग्जाम्पल लेके समझाया है। एक बात यहाँ लिखा गया आपके बुक में, देयर इज़ नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। कब? जब कोई फिजिकल चेंज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिया, इन द कन्वर्जन ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर टू वाटर वेपर सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड सम अमाउंट इज रिलीज इन द कन्वर्टिंग बैक टू वाटर। मतलब क्या करेंगे, 5 ग्राम आपके पास वाटर है जो आइस के फॉर्म में है, सॉरी वाटर के फॉर्म में है, उसको आप वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और उस 5 ग्राम वाटर वेपर को फिर से वाटर के फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी ना तो लूज़ हो रहा है और ना एनर्जी गेन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल चेंजेस होते हैं जहाँ पे एनर्जी का लॉस और गेन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप बात कर सकते हैं कि आपके पास फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ओवरऑल बात आप ये कर सकते हैं कि अगर फिजिकल चेंज हो तो नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, और जब कोई केमिकल चेंज होगा तो ऑलवेज देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में चेंज आना है। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे। ये बातें अभी इसलिए नहीं करना चाह रहा था मैं, क्योंकि ये बातें आपको कंफ्यूज कर सकती है कि कैसे। तो इस सवाल का जवाब आपको यहाँ अभी समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बता दूँ, केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। पुराने बॉन्ड्स टूटने में और नए बॉन्ड्स बनने में एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज का मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होगा, और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होने से पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, और पुराने बॉन्ड्स के टूटने और नए बॉन्ड्स के बनने के इस प्रोसेस में एनर्जी में चेंज आता है। क्योंकि नया बॉन्ड की नई एनर्जी, पुराने बॉन्ड की पुरानी एनर्जी, और इन दोनों के एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा एनर्जी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ये बात समझ ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टेट में जो चेंजेस आते हैं, किसी भी फिजिकल स्टेट में चेंज आना, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। कोई भी फिजिकल स्टेट बदलना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। बस पार्टिकल्स वही हैं, बस पार्टिकल्स के बीच का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बदल गया। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स बदलने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, पार्टिकल्स बदलने से नया सब्सटेंस बनता है। समझ रहे मेरी बात? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बदलने से नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बल्कि पार्टिकल को बदलने से नया सब्सटेंस बनता है। तो जब भी कोई फिजिकल स्टेट में चेंज आता है तो सब्सटेंस वही रहता है, खाली फिजिकल स्टेट बदलता है। ओके, तो कुछ फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल दिया गया है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, आयरन बार में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना, आयरन बार में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आ जाना। ये बाहर का जो साउंड आ रहा है, क्योंकि हमारे पास साउंड प्रूफ सिस्टम नहीं है, तो आप प्लीज़ कॉप अप करें हमारे साथ, वो आएंगी और चली जाएंगी। तो क्या कह रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, ठीक है। जो सॉफ्ट आयरन होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेरी आ जाती है। तो टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आयरन ख़त्म हो गया। आयरन में मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई, फिर वो चली जाएगी। समझ में आ रही बात? तो आयरन में मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाना, ऐसा नहीं कि आयरन के एटम्स ही बदल गए, आयरन के एटम्स वही है, लेकिन आयरन में मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी आ गई। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार। उसके बाद लिक्विफैक्शन ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा है कि हाई प्रेशर लगाएंगे, हाई प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे, वो लिक्विफाई हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, दीज आर दी सम ऑफ दी एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑब्वियसली रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है?
केमिकल चेंज है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ठीक है जी, रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो आयरन एक अलग चीज़ है, रस्ट एक अलग चीज़ है। तो आयरन के सरफेस में रस्ट बना, क्यों? क्योंकि आयरन ने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया। ओके, आप इसको अगर सिंबल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप दिखाएंगे Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये आपको बना देगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 इंटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है रस्ट। और आयरन के लिए सिर्फ आप क्या लिखते हैं, Fe। तो आयरन में Fe है और रस्ट में Fe2O3 है, तो एक नया सब्सटेंस बन गया, इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट विच इज अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है जी। उसके बाद क्या एग्जाम्पल लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड, मिल्क से कर्ड बढ़ जाना, मिल्क से कर्ड बढ़ जाना, कर्ड, मिल्क और कर्ड। आप सबको पता है कि कर्ड एक नया सब्सटेंस है मिल्क के कंपैरिजन में। मिल्क में प्रोटीन होता है, कर्ड में एक नया एसिड आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो एक नया एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आप कहते हैं, आप सबको पता है कि कर्ड में एक एसिड पाया जाता है जिसको आप लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो मिल्क में वो एसिड नहीं होता है, कर्ड में वो एसिड होता है, मतलब नया सब्सटेंस बन गया है। उसी तरह से बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाएंगे, इवन दुनिया में किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे वो एक केमिकल चेंज होगा। जलने से सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वो नए सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है। एटलीस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में बर्निंग होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नया सब्सटेंस बनेगा। तो ऑल द बर्निंग प्रोसेसेस आर केमिकल चेंजेस। और एक क्या लिखा है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर जो पहनते हैं, कान में झुमका सिल्वर का है ना जी, नाक में नथनी सिल्वर का, ये सारे पाँव में पाजब सिल्वर का, सॉरी, है ना, ये सारी चीज़ें सिल्वर, ये धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। ये काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन हो जाता है। सिल्वर को हम लोग Ag कहते हैं और ये Ag H2S से रिएक्ट करता है और बनाता है AgS, और ये AgS ब्लैक कलर का अपीयर होता है और हाइड्रोजन यहाँ से भाग जाता है, यही AgS ब्लैक कलर का अपीयर होता है। तो Ag के सरफेस पे AgS बन गया जो कि ब्लैक है। तो ये सारे केमिकल चेंजेस थे और फिजिकल चेंजेस थे। लेट मी रिपीट इट अगेन, फिजिकल चेंजेस, नो मॉलिकुलर सब्सटेंस चेंज, नो चेंज इन मॉलिकुलर कंपोजिशन, नो फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज, मॉलिकुलर कंपोजिशन चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ओके, जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा एनर्जी में नेट लॉस और गेन नहीं होता है। एनर्जी लॉस और गेन तो होगा उस प्रोसेस में, लेकिन नेट जो है ओवरऑल वो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जब रिवर्स करेंगे तो वो एनर्जी आपको फिर से उसी एनर्जी, मान लीजिए एब्जॉर्ब किया है, फिर से अगर प्रोसेस को रिवर्स करेंगे आप तो एनर्जी रिलीज़ कर देगा। एनर्जी अगर रिलीज़ किया है फिर से प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये होता है फिजिकल चेंज के मामले में। लेकिन जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड क्या है? जो डिफरेंट आइटम्स को एक साथ बांधे रखती है उसको बोलते हैं बॉन्ड्स। तो स्पीसीज़ के बीच में बॉन्ड्स होंगे, उन बॉन्ड्स को तोड़ने में कुछ एनर्जी लगती है और नए बॉन्ड्स के बनने में कुछ एनर्जी लगती है। इस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग एनर्जी में चेंज कहते हैं। और हम जब भी कोई केमिकल चेंज होगा एनर्जी में चेंज होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो फिजिकल के साथ साथ केमिकल भी होते हैं, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज एक साथ होता है। ठीक है जी, फिजिकल भी चेंज होगा और केमिकल भी चेंज होगा। ज़्यादातर केमिकल चेंजेस में ऐसे होते हैं कि उसके साथ कुछ फिजिकल चेंज हो और उस फिजिकल चेंज की मदद से आप पता करते हैं कि केमिकल चेंज हुआ कि नहीं। देखिए जी, आप ऐसे देख के तो पता नहीं कर सकते हैं ना कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बन गया है। आप उसमें होने वाले कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं और उन ऑब्जर्वेशन को आप फिजिकल चेंज बोलेंगे। यानी कि किसी केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप फिजिकल चेंजेस का सहारा लेते हैं। समझ में आ रही है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में ऊपर एक रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो आपको दिखता है, ऑब्जर्व होता है कि उसमें एक कलर चेंज आ गया है, आयरन के सरफेस में एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन लेयर बन गया है। उसी तरह से आपने क्लास 7 में एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि आपके ब्लू विट्रियोल में आयरन को जब डालते हैं तो ग्रीन कलर का बन जाता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तो ग्रीन कलर का बन जाता है।
तो कलर में चेंज होना इज अ फिजिकल चेंज इन कलर इज अ फिजिकल चेंज, बट उसके अंदर एक क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो उस केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल चेंज इज हैपनिंग और नॉट। एक केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट विल बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल चेंज। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है भाई, हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं NH4Cl। इसको करेंगे हीट करने के लिए हम लोग सिंबल दिखाएंगे डेल्टा, ये हो गया हीट। इसको जब हीट करेंगे, ये एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, S स्टैंड फॉर सॉलिड। तो ये आपका बना देगा NH3 जो कि गैस है, और HCl जो कि गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया, ये दोनों गैस बन गया। सॉलिड से क्या बन गया, गैस। सॉलिड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनना, ये कैसा चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, ये हो गया फिजिकल चेंज। और NH4Cl से ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस बन जाना, ये कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। तो आपने क्या, अमोनियम क्लोराइड को हीट किया, आपको सॉलिड क्या बन गया, गैस बन गया, ये फिजिकल चेंज। लेकिन अमोनियम क्लोराइड अमोनिया बन गया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गया, ये हो गया केमिकल चेंज। तो एक ही चेंज के अंदर आपने किया हीट, फिजिकल चेंज भी हो गया, केमिकल चेंज भी हो गया। इसी तरह से हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है जी। सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तब भी सेम मामला होता है। सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो यही मामला होगा। हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब ये सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, NaNO3, दिस इज ऑब्वियसली सॉलिड, ठीक है। इसको करेंगे हीट तो ये बनाएगा NaNO2, सोडियम नाइट्राइड बनाएगा जो कि सॉलिड है, प्लस O2 गैस बनाएगा जो कि गैस है। तो सॉलिड से फिर से सॉलिड से गैस बनना, कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। लेकिन ये वाला चेंज NaNO3 सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट बन जाना, ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आपने हीटिंग किया, इसके अंदर फिजिकल चेंज भी हुआ, केमिकल चेंज भी हुआ। तो जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, उस तरह के चेंजेस को हमने ऑब्जर्व किया। और मोस्ट ऑफ दी केमिकल चेंजेस को ऐसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज होगा, जिससे आप उसके केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करेंगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। क्योंकि केमिकल चेंज हुआ है ये पता करना आपके लिए मुश्किल है, केमिकल चेंज हुआ है इसको पता करने के लिए आप फिजिकल चेंजेस का सहारा लेते हैं, और वही फिजिकल चेंजेस आपके लिए ऑब्जर्व होते हैं। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए हैं। तो अब हम लोग केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, है ना। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। क्या जानना पड़ेगा, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी। सबसे पहली बात सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। हम फिर जाएंगे केमिकल चेंजेस की तरफ बाद में। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अ सिंबल है, अ सिंबल of an element, a symbol of an element represents an atom of it, ठीक है जी। एक सिंबल किसी एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल, एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, एन एटम। एक सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको मेरा एक फ़ोटो मिल जाए और किसी दूसरे को मेरे 10 फोटोज़ मिल जाए,
तो दोनों 10 फोटोज़ में भी हम ही हैं और एक फ़ोटोज़ में भी हम ही हैं, यानी कि एक फ़ोटो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 फोटो भी हम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक एटम को रिप्रेजेंट करें या मिलियंस ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करें, आप एक्चुअली उस एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप सिंबॉलिकली देखेंगे तो बोलेंगे कि एक एटम है, लेकिन एक्चुअली वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एन एटम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इंटायर एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली पूरे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंबल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप कह सकते हैं सिंबल्स हमारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। अब सिंबल्स को कैसे लिखा जाता है? राइटिंग सिंबल्स, राइटिंग सिंबल्स को लिखा कैसे जाएगा? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 1 लेटर सिंबल है, 1 लेटर सिंबल, एक लेटर का सिंबल। इसके लिए आपको एलिमेंट का नाम पता होना पड़ेगा, एलिमेंट का नाम पता होना पड़ेगा। 1 लेटर सिंबल में क्या होता है? हम लोग वी यूज फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H, तो हमारे लिए सिंबल हो जाएगा H। दूसरा मान लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पहला लेटर O है तो इसका सिंबल O हो जाएगा। कार्बन हमारे पास मान लेते हैं, कार्बन का पहला लेटर C है तो इसका सिंबल C हो जाएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का पहला लेटर N है तो N हो गया। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए P हो गया। सल्फर है, सल्फर के लिए S हो गया। ठीक है जी। यूरेनियम है, यूरेनियम के लिए U हो गया। ठीक है। एक है हमारे पास टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वोल्फ्राम। इसके लिए सिंबल हम लोग लिखते हैं कैपिटल W। तो एक लेटर हो गया, यहां से नहीं लिया गया लेकिन उसके लैटिन नेम से लिया गया। उसी तरह से वेनाडियम है, वेनाडियम के लिए V हो गया। आई थिंक आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए H हो गया, ऑक्सीजन के लिए O हो गया, कार्बन के लिए C हो गया, नाइट्रोजन के लिए N हो गया, फॉस्फोरस के लिए P हो गया, सल्फर के लिए S हो गया, यूरेनियम के लिए U हो गया, टंगस्टन के लिए W हो गया, फ्रॉम वोल्फ्राम, एंड वेनाडियम के लिए V हो गया। इसके अलावे भी आपके बुक में कुछ होंगे जो आपको लिखना चाहिए, जैसा कि फ्लोरीन है, FLOURINE, फ्लोरीन के लिए F हो गया। इसके अलावे आप पीरियोडिक टेबल को देखें और उसमें 1 लेटर सिंबल को खोजें, और 1 लेटर सिंबल हमेशा पहला लेटर होगा उस एलिमेंट का। द 1 लेटर सिंबल विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट का पहला लेटर होगा। अब हम लोग के पास 2 लेटर सिंबल्स होते हैं। ठीक है जी। 2 लेटर सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी? अब आपको मैं बता रहा हूं 2 लेटर सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम लिख रहे हैं एक एलिमेंट हाइड्रोजन, एक एलिमेंट हीलियम, ठीक है। एक लिख रहे हैं हम हॉफमैनियम, अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है जी। हॉफमैनियम, आई थिंक ये सही है, हाँ हॉफमैनियम। तो देखिए सब में पहला लेटर H है। हाइड्रोजन के लिए हमने पहला लेटर H ले लिया। अब हीलियम के लिए हम लोग क्या लेंगे? पहला लेटर N, दूसरा लेटर, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है जी। हॉफमैनियम के लिए हम लोग क्या लेंगे? HO नहीं बल्कि हम लोग HF लेंगे। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मान लेते हैं B से हम लोग बोरोन ले लिए। क्या ले लिए? बोरोन। B से हम लोग बेरिलियम ले लिए। ठीक है। B से हम लोग बेरियम ले लिए। B से हम लोग बिस्मथ ले लिए। ठीक है। बोरोन के लिए तो B ले लिए हम लोग। द सिंबल फॉर बोरोन इज B। बेरिलियम के लिए B स्मॉल e, बेरियम के लिए B स्मॉल a, बिस्मथ के लिए B स्मॉल i। ये सारे सिंबल्स हो गए। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसीलिए आपको 2 लेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही लेटर से शुरू होने वाले कई नाम होते हैं, इसलिए आपको सिंबल में 2 लेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। 2 या 2 से ज़्यादा लेटर का सिंबल। देखें ए से अल्मुनियम है, आर्गन है,
आर्सेनिक है, ठीक है जी। गोल्ड, गोल्ड का नाम होता है एरम, लैटिन नेम औरम। आर्सेनिक, आर्गन, एस्टाटाइन, ये सारे मान लेते हैं ए से नेम है। तो Al हम लोग अल्युमिनियम के लिए ले लिए, तो आर्गन के लिए हम लोग क्या लेंगे Ar, तो आर्सेनिक के लिए Ar नहीं, आर्सेनिक के लिए As। अब गोल्ड के लिए हम लोग क्या लेंगे Au और एस्टाटीन के लिए At। अब देख सकते हैं एल्युमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar, आर्सेनिक के लिए As, गोल्ड के लिए Au फ्रॉम ऑरम, एस्टाटाइन किसके लिए At हो गया एस्टाटाइन के लिए। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से मैं सिंबल लिख रहा हूँ, देखें फ्लोरीन के लिए F हो गया, क्लोरीन के लिए अच्छा पहले हम लोग क्या लिखेंगे कार्बन, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम, सीजियम, ये सारे सी से नेम है। इसके अलावा अगर कोई है तो आप खोज लीजिएगा, 118 है, आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। कार्बन के लिए सी लिख दिए, तो कैल्शियम के लिए सी ए लिख दिए। सेकंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। अच्छा कोबाल्ट भी है एक नाम, कोबाल्ट, ओके। क्लोरीन के लिए सी एल ले लिए, एच नहीं लिए क्योंकि एच साइलेंट है पढ़ने में। क्रोमियम के लिए सी एच नहीं बल्कि सी आर लेंगे। सीजियम के लिए सी एस लेंगे, सी ई नहीं। और कोबाल्ट के लिए सी ओ लेंगे, ठीक है। अब जो सिंबल दे दिए गए वही आप याद करेंगे, ऐसा नहीं कि कोबाल्ट के लिए सी बी आप याद करेंगे, सीजियम के लिए सी ई याद करेंगे आप, नहीं, जो दे दिए गए हैं वही आप याद करेंगे। ओके, आई थिंक आप मेरी बात गए समझ। अब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उसके लैटिन नेम से लिए गए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिर से मैं बता दूं, एक एलिमेंट के सिंबल से आप उस एलिमेंट को पहचानते हैं क्योंकि वो सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। एक एटम को रिप्रेजेंट करना मतलब इंटायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है। और हम लोग ये सारी बातें किसके अंदर पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। सिंबल्स के बारे में जानना इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आई थिंक आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। देखो एस से, देखें एस से हमने क्या लिखा था, एस से लिखा था सल्फर, एस से सिलिकॉन होता है, एस से स्ट्रॉन्शियम होता है, एस से सेलेनियम होता है, एस से एक है नाम टिन, टिन का नाम होता है स्टेनम। हम ये सारा लिस्ट कर लेंगे एक साथ। एस से देखें, इसके लिए सल्फर के लिए एस हो गया तो सिलिकॉन के लिए एस आई हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम के लिए हो जाएगा एस आर, ठीक है जी। और उसके बाद सेलेनियम के लिए एस ई और टिन के लिए एस एन। ये एस के कुछ सिंबल्स हो गए, आप ये सारे सिंबल्स याद कर सकते हैं। मैं और प्लेटिनम पी से भी लिख देता हूँ, पी से प्लेटिनियम, पैलेडियम, फॉस्फोरस, ठीक है। मैं बस प्रैक्टिस के लिए आपको लिख रहा हूँ। प्लेटिनम के लिए क्या हो जाएगा पीटी, पैलेडियम के लिए हो जाएगा पीडी और फॉस्फोरस के लिए सिर्फ पी। बाकी आप प्लीज़ पीरियोडिक टेबल देखें, एलिमेंट्स के सिंबल्स को ज़रूर देखें। ये कुछ सिंबल्स आपके बुक में दिए गए हैं। अच्छा, जो दिए हुए हम सारा ऑलमोस्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सी से सारा डिस्कस कर लिए हैं। सी से हम लोग कैडमियम डिस्कस नहीं किए। एक होता है सी डी, ये है कैडमियम, ओके। बस ये सारी सिंबल्स आपको रखने हैं याद, आगे बढ़ा जाए। अब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उसके इंग्लिश नेम से नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं लैटिन वर्ड से लिया गया है या फिर जर्मन वर्ड से लिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। नेम ऑफ द एलिमेंट्स, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर पहला इसमें लैटिन नेम उसका क्या है और उसका लैटिन नेम से उसका सिंबल क्या लिया गया है, ठीक है जी। जैसा कि हमारे पास पहला नाम है सोडियम। सोडियम के लिए लैटिन नेम हमारे पास होता है नाइट्रियम। अब ये नाइट्रियम लैटिन नहीं है बल्कि ये ग्रीक है, तो ग्रीक है तो हम ग्रीक लिख देंगे। नाइट्रियम इज अ ग्रीक वर्ड, तो सिंबल इसका Na हो जाता है। इसी तरह से पोटाशियम, पोटाशियम, पोटाशियम के लिए लैटिन नेम है कैलियम।
और इसका ये ग्रीक वर्ड नहीं है बल्कि के हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आयरन है। आयरन के लिए हम लोग लिखते हैं लैटिन नेम फेरम, इसका सिंबल हो जाता है Fe। उसी तरह से कॉपर है, कॉपर के लिए लैटिन नेम है क्यूप्रम और इसका सिंबल हो जाएगा Cu। मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड के लिए लैटिन नेम है ऑरम और इसका सिंबल हो जाएगा Au। ठीक है जी। सिल्वर है, सिल्वर, दिस इज सिल्वर। सिल्वर के लिए हम लोग लिखते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम, इसका सिंबल हो जाएगा Ag। ठीक है जी। मैं बाकी यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास मरकरी है, मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रार्जिनम। हाइड्रार्जिनम ये आपका ग्रीक वर्ड है, दिस इज द ग्रीक वर्ड, दिस इज द ग्रीक वर्ड और इसका सिंबल हो जाता है Hg। आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। उसी तरह से लेड है, लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, दिस इज Pb। उसके बाद हमारे पास अभी भी मैंने आपको बताया टिन का स्टेनम Sn। एंटीमनी, एंटीमनी का हो जाता है, एंटीमनी का हो जाता है स्टीबियम Sb। अभी भी मैंने बताया था आपको टंगस्टन, टंगस्टन का होता है वोल्फ्रम, वोल्फ्रम, दिस इज W। ये सारी बातें हो गई सिंबल्स की। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक बात करें या आगे बढ़ें, ये हमारा टाइम बताएगा। तो टाइम ठीक ठाक तो हो गया है, लेकिन तब भी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयंस और रेडिकल पढ़ेंगे और वहाँ से कंपाउंड के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है जी। डिस्कस करते हैं हम लोग वैलेंसी को। ये वैलेंसी क्या है? ये तो सिंबल्स का मामला समझ आ गया आपको। अब हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वैलेंसी। ये वैलेंसी आज समझ जाते हैं। वैलेंसी, 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 बार बार ये नाम आएगा केमिस्ट्री में और आज हम उस उलझन को ख़त्म कर देंगे। वैलेंसी सिंपली अगर बोलेंगे, वैलेंसी आपको बताता है, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom, of an element। ठीक है जी। किसी एलिमेंट के एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? यही कहलाती है वैलेंसी। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन जो है दिस इज 1। ये हम लोग जानते हैं, ये सबको मानना भी है और जानना भी है। अब हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। बाद में जानेंगे कि सब क्या है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसको हम लोग लिखते हैं HCl। क्या लिखते हैं? HCl। तो HCl में एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन कंबाइंड है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 और क्लोरीन भी एक ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है, मतलब क्लोरीन की भी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर वैलेंसी ऑफ, क्योंकि दोनों का नंबर बराबर है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा? वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। और हाइड्रोजन की वैलेंसी हम लोग कितना मान लिया? 1 हो गया 1। उसी तरह से आपने जाना होगा वाटर। क्या होगा? वाटर। वाटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? H2O। क्या लिखते हैं? H2O। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है। इस 2 हाइड्रोजन से कौन कंबाइंड है? ऑक्सीजन कंबाइंड है। समझिए, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी 2। अब 2 वैलेंसी वाले पार्ट से एक पार्ट कंबाइंड है, मतलब इसके अकेले की वैलेंसी कितनी है? 2। इसको इसके साथ कंबाइन करने के लिए इसको 2 आना पड़ेगा, मतलब इसके अकेले की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2 है। यानी कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला हमें? 2 मिला। ठीक है जी। एक और कंपाउंड लिखते हैं, एक और कंपाउंड लिखते हैं
NH3 जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया, क्या लिखते हैं अमोनिया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है, 3 हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी हो गई भाई, इसकी वैलेंसी हो गई 3। आई थिंक आप गए समझ मेरी बात। अब देखें एक कंपाउंड है CH4, इसको कहते हैं हम लोग मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है एक कार्बन के साथ, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की वैलेंसी 4, तो एक कार्बन की अकेले की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई वैलेंसी। आई थिंक आप मेरी बात गए समझ। उसी तरह से PH3 होता है, ठीक है जी, PH3, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। आई थिंक आप मेरी बात गए समझ, आप मेरी बात गए समझ। अब देखिए मैं कुछ और कंपाउंड लिखता हूँ, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी पता चली, ये सारी वैलेंसी मैं लिखता हूँ। अभी भी हमें क्या पता चला भाई, क्या क्या पता चला, एलिमेंट्स एंड वैलेंसी पता चला। एलिमेंट्स, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ओके, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3। ये सारे वैलेंसी हम लोग को पता चला अभी। अब मैं इसके सहारा लेके मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड। क्या लिखता हूँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड में NaCl होता है, सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है जी। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, किधर गया, क्लोरीन की वैलेंसी हम लोग नहीं लिखे हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक है जी। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो Na की भी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी भी वैलेंसी 1 हो गई, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 तो है ही, दोनों की वैलेंसी बराबर है, तभी ना बराबर है। अब मैं लिखता हूं मैग्नीशियम। आपने ये कंपाउंड तो पढ़ा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो एक मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है जी। उसी तरह से एल्यूमिनियम, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, ठीक है जी। अब ये कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है नेक्स्ट लेक्चर में बातें होंगी। अब ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 6, तो 2 एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी ऑफ, ऐसे लिखेंगे, वैलेंसी ऑफ 2 एल्यूमिनियम, 2 इंटू एल्यूमिनियम बराबर कितना होगा, 6, क्योंकि 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, तो 2 एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 6, तो एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। यहाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो आप नीचे और जोड़ दें, सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो वैलेंसी इज नथिंग जस्ट दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आई होप आपको रेस्पेक्टिव वैलेंसी समझ में आ गया। दीज आर कॉल्ड रेस्पेक्टिव वैलेंसी, एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जितना से जितना हो सके हमारी मदद करें इस चैनल को स्प्रेड करने के लिए, फैलने के लिए, सो दैट हम लोग ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएँ और हमारा मोटिवेशन ऊंचा हो, स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।